सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, इनकम टैक्स में कैसे कंप्यूट किया जाता है, रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, ठीक है ना, कोई बंदा आया उसकी कंप्यूटेशन कैसे निकालनी है, कैसे बनानी है, कैसे गाइड करना है, टैक्स कैसे लगेगा, वो सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले क्या है, हम लोग करेंगे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग जो जो करने वाले हैं आज, जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, मतलब इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है, लीगल डिसीजन क्या होता है। इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स आईटी। मतलब जब आप किसी का इनकम टैक्स कंप्यूटेबिलिटी निकालोगे तो उसको निकालने के लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए वो सब चीजें पढ़ोगे। ठीक है, तो आप वो डिटर्मिनेशन, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले उस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ेगा कि आखिर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे है, वो क्या होता है, वो अभी डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हेड से, हेड्स का मतलब क्या होता है, ये कौन सी क्या चीज के बारे में बात हो रही है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इनकम जो होती है वो अलग अलग हेडों में ही ग्रुप की जाती है, उसके बाद उन्हें जोड़ा जाता है। फिर हर एक इनकम हेड का एक कंपटीशन निकाला जाएगा, फिर सबको जोड़ करके फिर उसके बाद उसमें क्लब कर दी जाएगी। अगर किसी माइनर या स्पाउस की इनकम है वो क्लबिंग इनकम कहलाती है, उसे कैसे करेंगे। सेटअप ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या होता है कि अगले साल, इस साल का जो हमारा लॉस हुआ है या इस साल की जो हमारा लोन चल रहा है उसकी जो पेनल्टी, आप हमारे को कोई भी लॉस आ रहा है, क्या हम उसे आगे सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या हम आपस में किसी सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ का मतलब समझेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब जब इसमें से सब चीजें फॉलो हो जाएगी तो आपका जीटीआई निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें जीटीआई में डिडक्शंस माइनस करोगे, डिडक्शंस क्या होती है वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका आएगा टोटल इनकम, टीआई मतलब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम आपकी कितनी है वो आपकी पता चल जाएगी। उसके बाद उस इनकम के ऊपर आपका टैक्स कितना निकल रहा है वो रेट हम स्लैब के बेसिस पर निकाल के देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे एससीसी कौन हुआ, असेसमेंट का क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, पर्सन क्या हुआ, इनकम इंडिया असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब चीजें क्या हुई डिस्कस करेंगे। फिर हम रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर स्लैब रेट क्या चल रहा है जिसके बेसिस पे हमें इनकम टैक्स लगाना है। समझ में आ गया। तो ये हमारी ब्रीफिंग है जो हम लोग आज करने वाले। सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स होता क्या है। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, टैक्सेशन का मतलब होता है टैक्स। टैक्सेशन का मतलब ये नहीं होता कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट है वो पढ़ लिया तो आपने पूरा पूरा वो पढ़ लिया, टैक्स पढ़ लिया। टैक्स का मतलब ये नहीं होता। टैक्सेशन का मतलब बहुत सारी चीजें और होती हैं, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी जब हम टैक्स लॉ के बारे में बात करेंगे। हम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसका एक्ट क्या होता है, एक्ट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कितनी चीजें और इंक्लूड होती है जो टैक्स लॉ बनाती है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। टैक्स लॉ बेसिकली कंसिस्ट होता है कि अंदर क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स रूल पढ़ेंगे, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, केस लॉ पढ़ेंगे। ये चारों चीजें जब हम कंप्लीट पढ़ लेंगे तब हम जाकर के बोल सकते हैं कि हमने टैक्स लॉ पढ़ लिया। आखिर ये होता क्या है, इनकी वजह क्या होती है, इसमें क्या मिलेगा हमें, इनकम टैक्स एक्ट हमें क्या बताता है, इनकम टैक्स एक रूल क्या बताता है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन क्या बताता है, केस लॉ क्या बताते हैं हमारे को, ये हम लोगों को पहले डिस्कस करने वाली बात है। तो इनकम टैक्स एक्ट जैसे मैंने लिख ही रखा है उसमें कि इनकम टैक्स एक्ट क्या बताता है। इनकम टैक्स एक्ट बताता है, इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। मतलब एक्ट ये बताएगा कि जैसे आपने कभी को बोला कि यार कानून ये बताता है, एक्ट ये बताता है कि भैया ये काम करो और ये काम मत करो, ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा। अगर आपको ये ऐसे ऐसे कमाते हुए देख लिया तो आपके पास ये टैक्स लग जाएगा, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये पूरी रूलिंग जो बताई जा रही है वो आपका टैक्स लॉ बताता है, टैक्स एक्ट बताता है, सॉरी, ठीक है ना। रूल जो बताते हैं वो बताता है प्रोसेस कि इस काम को करना कैसे है, किस तरीके से करना है, तो वो आपका रूल्स बताते हैं। सर्कुलर या नोटिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर या नोटिफिकेशन होता है कि जब कभी भी कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे और गवर्नमेंट ऑफिस में
हम लोग के रूल्स अप्लाई, मतलब कोई भी हमें ऐसा कोई सर्कुलर निकालना है कि जिसकी वजह से मतलब कुछ रूलिंग हमें अप्लाई करनी है जो हमारे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होगी, तो हम उनके लिए वो सब चीजें अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम सर्कुलर निकालते हैं या नोटिफिकेशन निकालते हैं। केस लॉ बेसिकली क्या होता है? केस लॉ होता है जैसे कि आपने मान लीजिए लॉ बुक पढ़ी इनकम टैक्स की, आपने सारा का सारा काम करने लगे, हम लोगों ने देखा कि यार कानून में ये लिखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम काम करने लगे। फिर हमारे पास एक नोटिस आता है कि आपने ये काम क्यों करा। हमने बोला सर आपकी लॉ बुक में ही लिखा हुआ था कि इस तरीके से इस काम को किया जा सकता है, तो वो लॉ कह रहा है नहीं इसका मतलब ये था, और मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये था। तो दोनों में जो हो सकता है ना, बात लिखी हुई जो इनकम टैक्स लॉ में लिखी हुई है उसका परसेप्शन, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो दूसरी, किसी बंदे ने कुछ समझा, किसी बंदे ने कुछ समझा, जो तो वो जो डिफरेंस आ गया, उसके लिए क्या होता है, पार्टी क्या होती है, केस करती है। हेलो जी, हाँ। तो हम ये बता रहे थे कि केस लॉ बेसिकली होता क्या है। केस लॉ होता है कि जब आप जो एज अ मतलब जब ऐसा एसएससी जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हम जब हम इनकम टैक्स की लॉ की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो हमें कुछ समझ में आ रहा है, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करने लग जाते हैं। फिर हमारा प्रॉपर ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है नहीं आपको ये ऐसे करना चाहिए था। हम बोलेंगे नहीं सर इसमें देखो आपका ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, उस कानून में या उस बात में कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। वो भी सही बोल रहा है और मैं भी सही बोल रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, उससे केस लड़ते हैं उसके लिए। जब हम उसके लिए केस जाता है कोर्ट में, तो उसका जो भी रूल आता है या उसका जो भी जस्टिस आता है या फिर उसका जो भी जो रिजल्ट निकल के आता है, फिर आगे जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो केस लॉ बन जाता है। कल को बोला जाता है कि देखो आप ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो केस हुआ था उसमें ये बोला गया था, तो उसमें इस निर्णय आया था, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो वो केस लॉ भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के हम इनकम टैक्स का पूरा लॉ पढ़ लेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, टैक्स कितने तरीके के होते हैं? कौन कौन से? सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन हम दूसरों पर ही डाल सकते हैं, हमें पे करना पड़ता है लास्ट में। गुड। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है कि हम दूसरों से वसूलते हैं तब पे करते हैं गवर्नमेंट को। बिल्कुल करेक्ट है। मतलब क्या है, देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बड़ा डिफरेंस, सिंपल सा डिफरेंस है कि जिसका बर्डन मेरे पर ही पड़ रहा है और गवर्नमेंट मतलब जिसका बर्डन मेरे पर पड़ रहा है और गवर्नमेंट ने बोला है कि जमा भी आप ही करोगे, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है ना। हमारे दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन जिसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरी पॉकेट, मतलब जैसे इनकम टैक्स मेरे पर पड़ा, तो मुझे ही तो गवर्नमेंट को उसे पे करना है। मैं ये नहीं बोल सकता सर मैंने अपने सीए को दे दिया था, उसने जमा करा नहीं करा, आप उससे पूछ लीजिए। मैं ऐसे बोल नहीं सकता। आप बोलोगे भी तो लॉ ये बोलेगा, जैसे होता है अधिकतर तो यही होता है कि हम अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए सीए को बोलते हैं, वो हमसे पेमेंट ले लेता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर देता है। अगर उसने जमा नहीं करा और कभी भी हमारे पास नोटिस आया, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपना टैक्स सीए को दे दिया था, उसने जमा नहीं करा। ये हमारे लिए कोई उसका वो नहीं होता, हमारे पर ही बर्डन है और हमारी जेब से ही पॉकेट कम हो रही है और बर्डन भी हमारे पर है उसे जमा करने का, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक पेन खरीदा या एक मोबाइल खरीदा, तो जब मैंने मोबाइल खरीदा तो उसके ऊपर जो टैक्स हुआ वो बर्डन तो उसका मेरे पर पड़ा क्योंकि पॉकेट तो मेरी कम हुई, लेकिन गवर्नमेंट मुझसे नहीं पूछेगी कि आप मुझे जमा करो या ना करो। वो किससे पूछेगी? वो पूछेगी उस सेलर से, जिस सेलर को मैंने सामान जिससे खरीदा है। तो आप क्या करोगे, जो टैक्स का बर्डन है, जब जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो गई। अगर मैंने आगे वो सामान बेचा तो उसकी टैक्स को जमा करने की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई, लेकिन उसका बर्डन किसी और को भी शिफ्ट हो गया। तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस। किसी को कोई कंफ्यूजन है? हेलो? नो सर। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स लगता है किसके ऊपर है? डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनकम टैक्स के ऊपर। अच्छा, और कोई? सर उसके सर डायरेक्ट टैक्स लगने के 5 हेड्स हैं उसमें। बेटा मैंने ये नहीं पूछा कि हेड में इनकम टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स किस चीज के ऊपर लगता है? आप क्या चीज देखोगे? जैसे मैंने बोला, देखो होता है ना, हर चीज का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मैंने आपको क्लास में बताया था, पहले
पहले मेरे आपको समझ लो कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक कानून लाया गया, कानून ये लाया गया कि बिना हेलमेट के आपको गाड़ी चलाते हुए देखा, बाइक चलाते हुए देखा, तो आपका चालान कट जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो गया। कोई बंदा बाइक चलाता हुआ बिना हेलमेट के दिखा तो आपका चालान लग जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं चालान कब लगेगा, ये वाला चालान कब लगेगा, तो आप बताओगे सर जब आप बिना बाइक के बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए जाओगे तो आपका चालान लग जाएगा। उसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर डायरेक्ट टैक्स किस चीज के ऊपर लगता है? सर पर्सन के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? इनकम। इनकम नहीं, सर इनकम के ऊपर लगता है। इनकम के ऊपर नहीं लगता। ठीक है, किसके ऊपर लगता है? पर्सन के ऊपर लगता है। अगर कभी आज के बाद कोई पूछेगा कि डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, तो आप बोलोगे कि पर्सन के ऊपर लगता है। ठीक है, तो आप बोलोगे पर्सन के ऊपर लगता है। पर्सन के ऊपर लगता है, क्या लगता है? इनकम टैक्स। पर्सन कितने तरीके के होते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ? जीएसटी। किसके ऊपर लगता है भाई? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। हमारे पहले क्या लगते थे? वैट वगैरह लगते थे, वैट सीएसटी वगैरह लगते थे पहले। अब सब मर्ज होकर के जीएसटी हो गया और एक कस्टम ड्यूटी। ये दो चीजें अभी लग रही है इनडायरेक्ट टैक्स में। हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कशन अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं ये इनकम टैक्स होता क्या है, ये आया कब, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन तो पता चल जाए। तो हम इसका पहला सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 1। सेक्शन 1 भी क्या? पहले ये बोलता है इनकम टैक्स एक्ट। ये बोलता है, मैं एक्ट के बारे में बताता है। ये बोलता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। मेरा नाम जो है 1961। सेक्शन 1 जो है बेसिकली है क्या? इनकम टैक्स एक बहुत बड़ी बुक है, तो उसे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे क्या होता था हम लोग की वो होती थी ना, बहुत बड़ी बुक होती थी, उसमें चैप्टर्स होते थे। तो इसमें बहुत बड़ी बुक है ये, तो इसमें सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। एक सेक्शन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 2 पे लिखा हुआ है। उसके अंदर अगर जाना है तो सब सेक्शन में चले गए, फिर पैराग्राफ, क्लॉज, सब क्लॉज, इस तरीके से आपके अंदर अंदर चीजें जाते रहते हैं। लेकिन हम सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे या सब सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1 ये बोलता है कि अपने बारे में बताता है, इनकम टैक्स अपने बारे में बताता है उस सेक्शन में कि मेरा नाम जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर बोलता है कि मैं इम्पोज होता हूं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई ऑस्ट्रेलियन है वो इंडिया में आता है, क्या उसके ऊपर इंडिया में अगर वो इंडिया में पैसा कमाता है तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सर उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो देखनी पड़ेगी। ओके, नहीं मतलब बेसिकली देखो, वो है तो सिटीजन कहाँ का है? वो है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है, लेकिन वो आ गया यहाँ पर। तो क्या वो, जैसे ब्रेटली है, अगर वो यहाँ पर आ गया, क्या वो यहाँ पर टैक्स देगा इंडिया में? मतलब 6-7 महीने या 1 साल में रहने लगा तो क्या टैक्स देगा? रहने वाला तो वहाँ का है, वो सिटीजनशिप तो उसके पास, यहाँ पर सिटीजनशिप यहाँ की नहीं है। टैक्स देगा सर, उसका रेजिडेंटल स्टेटस देखना पड़ेगा पहले, कंडीशंस फुलफिल करेगा नहीं करेगा। इससे मतलब ये नहीं अब मान लीजिए हो सकता है इंडिया का बंदा है कोई और वो ऑस्ट्रेलिया में जाके रह रहा है, तो क्या वो इंडिया में टैक्स देगा? वो बंदा पैदा तो हुआ है इंडिया में, लेकिन वो रह कहाँ रहा है? ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या टैक्स यहाँ पे देगा? यस सर। हाँ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है ये मैं बताने की, इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टैक्स है आपका वो किसी के सिटीजनशिप के बेसिस पे नहीं लगता कि वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पैदा हुआ या कहाँ की सिटीजनशिप उसके पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि इंडिया का बंदा यहीं पे रहता पैदा हुआ है लेकिन यहाँ पे टैक्स ना दे, और हो सकता है ऑस्ट्रेलियन का बंदा वहां पे पैदा हुआ लेकिन टैक्स यहाँ पे दे। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। हम किसी बंदे का सिटीजनशिप नहीं देखेंगे इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से, उसमें देखेंगे हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करेंगे कि आखिर उसे इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना है। नहीं वो कैसे? हाँ बिल्कुल, आप जो बोल रहे थे वो करेक्ट बोल रहे थे। और ये रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है, कैसे पता किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं कि आखिर हम लोग क्या क्या बेस क्लियर कर रहे हैं अपना, बस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 ये बोलता है 1961, मेरा नाम जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। मैं एप्लीकेबल कब से हुआ? 1962 से। ऐसे कैसे हो गया कि भाई इनकम टैक्स एक्ट तो बना हमारा 1961 से, एप्लीकेबल 1962 से क्यों होगा भाई? 1 साल लेट क्यों हुआ? क्योंकि हमने 1 साल बाद पे करा ना हमने टैक्स। बिल्कुल करेक्ट।
क्योंकि हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन उसका करा होगा, जो उसके जो रूल बने होंगे 1961 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो तभी करा होगा ना जब पूरे साल आपने इनकम कमा ली होगी, उसके बाद ही आपने उसका असेसमेंट किया होगा, उसका रूल अप्लाई की होगी। तो इसलिए एप्लीकेशन जो हुआ होगा उस एक्ट का वो 1962 में हुआ था, इसीलिए उसको लिए बोला गया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हुआ है 1962 से, लेकिन वो बना कब था? 1961 में। नेक्स्ट बोला जा रहा है एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया इंक्लूडिंग J&K। ये बोला जाता है कि ये हम तो ये भी बोल सकते थे कि भाई अगर हमने बोल दिया एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया तो J&K बताने की जरूरत क्या थी, क्योंकि उसमें रूल लगते थे, अब तो वो भी हट गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमें पता होनी चाहिए। सेक्शन 2 हमारा जो है सिर्फ डेफिनेशन के लिए, मैं आपको सारी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वही हम दोनों लोग डिस्कस करेंगे इस वाली क्लास में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एसएससी की डेफिनेशन बोलता है। एसएससी कौन होता है भाई? जो बंदा टैक्स पे करता है। बिल्कुल, जिसके ऊपर टैक्स इंपोज हो रहा है वो ही एसएससी कहलाएगा। जैसे मेरे के ऊपर अगर टैक्स इंपोज हो रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को मेरे नाम से ना बोल करके मुझे बोलेगा ये एसएससी है मेरा, इसके ऊपर टैक्स लगाओ। ठीक है, देन उसके बाद आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, जिस पर्सन की बात कर रहे थे। पर्सन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ जैसे इंडिविजुअल पर्सन, हमारे 7 तरीके के होते हैं, 7 तरीके के हमारे पर्सन होते हैं इसमें। पहला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जैसे कोई भी नाम, ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग अजय, सुमित, सचिन, राहुल, सुनील, ये क्या हुआ? ये भी पर्सन हुआ, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। मान लीजिए एक होता है एचयूएफ, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जिसकी पीढ़ी से पीढ़ी काम करती जा रही है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा है और उनका डिवीजन नहीं हुआ है, उनका विभाजन नहीं हुआ है, तो वो एचयूएफ कहलाएगी और उसके ऊपर भी टैक्स इंपोज होगा और वो भी पर्सन की डेफिनेशन के अंडर आएगा। कंपनी, कंपनी भी पर्सन है, मतलब जैसे रिलायंस कंपनी होगी, टाटा कंपनी होगी, ये सब क्या है? पर्सन कहलाएंगे, इनके ऊपर टैक्स इंपोज होगा। फार्म, फार्म भी पार्टनरशिप फार्म हो गया, अग्रवाल ग्रुप एंड कंपनी मैंने एग्जांपल दे रखा है, उसमें हमारा टैक्स होगा। एसोसिएशन, एओपी बीओआई, एओपी बीओआई क्या मतलब क्या होता है भाई? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा क्या हुआ? पर्सन की डेफिनेशन में आता है। अगर किसी की एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो वो भी हमारे क्या कहलाएंगे? वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे और उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, मतलब जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ये भी हमारे, ये भी टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करते हैं, इनकम टैक्स जमा करते हैं, तो ये भी हमारे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। अगर जो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ गया इट मींस उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हमने ये नहीं बोला इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, हमने बोला पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है। अगर इनमें से आप कोई से भी पर्सन हो तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या हुआ? जैसे मंदिर, ठीक है ना, मस्जिद, इनके ऊपर जो आतिदान आते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। जुडिशियल पर्सन कौन हुआ? जुडिशियल पर्सन कौन होता है? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बिक गई, इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो क्या हुआ? उसके लिए एक कोर्ट ने एक बंदा लिक्विडेटर रखा कि भैया तुम इनकी प्रॉपर्टी को बेचो और इनकी जो देनदारी है उनकी निभाओ और इनकी जो लायबिलिटी उनको कंप्लीट करो। तो अब आपने, गवर्नमेंट ने उस बंदे को, जुडिशियल पर्सन को ऑथराइज कर दिया या लायबल कर दिया है कि वो टैक्स पे करेगा, मतलब वो सब चीजें कंपटीशन करेगा और वो सब चीजें निकालेगा, तो वो जुडिशियल पर्सन में डेफिनेशन आता है। ये हमारे 7 तरीके के पर्सन। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो सर। किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो कि सर कुछ थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या ऐसा हो रहा है? गुड। यस सर। आप लोग अपने अपने सजेशन मुझे देते रहना कि यार, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हम पर्सन की डेफिनेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, कितने तरीके होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फार्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आखिर एचयूएफ क्या होता है। इंडिविजुअल तो हमें पता चल गया, उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। एचयूएफ हमारे 2 तरीके के होते हैं, आपने सुना हुआ है दया भाग और मित्राक्षर, 2 तरीके के एचयूएफ होते हैं, दया भाग संप्रदाय, मित्राक्षर संप्रदाय। ये 2 तरीके के होते हैं, या तो आप दया भाग संप्रदाय में होंगे या आप मित्राक्षर में होंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस, दया भाग और मित्राक्षर में डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं दया भाग की बात करूं तो इसको ऐसे याद रखना, मैंने पहले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लीजिए बच्चा बॉर्न हुआ तो वो रोने लगता है, वो रो रहा है तो वो क्या बोल रहा है? वो ना अपनी किस्मत को रो रहा है। किसको रो रहा है?
हाँ, अपनी किस्मत को रो रहा है। वो कह रहा है कि जब तक उसके पेरेंट्स जिंदा है ना, जब तक वो ना उसका राइट्स जो होता है उसकी प्रॉपर्टी में आता नहीं है। वो जब तक दया के भाव में ही जीता रहता है। इसको ऐसे याद रखना। दया भाव मतलब हो गया जिसमें उसके राइट्स उसके पास तब मिलते हैं जब उसके पेरेंट्स नहीं रहते। बच्चा जो पैदा होता है तो वो जब तक उसके पेरेंट्स हैं तब तक वो उनके अंडर काम करेगा, जब उसके पेरेंट्स नहीं रहेंगे तब उनके पास वो राइट्स आएंगे। मित्राक्ष में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, रोता है, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि वो जैसे ही पैदा होता है वो अपना हिस्सा मांग रहा होता है। और वो कहता है कि मैं पैदा होते साथ ही इस प्रॉपर्टी का या इस बिजनेस का या इस एचयूएफ का पार्टनर बन चुका हूँ, या मैं हिस्सेदार बन चुका हूँ, मेरे पास सारे अधिकार आ चुके हैं। तो मित्राक्ष में ये होता है कि पैदा होते साथ ही वो मित्र बन जाता है अपनी फैमिली का, और सभी चीजों का पार्टिसिपेशन उसके पास रहता है। अब इसमें डिफरेंस कैसे होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मित्राक्ष में आते हैं या दया भाग में आते हैं? तो इंडिया के अगर आप वेस्ट बंगाल, असम या जेएनके के कुछ पार्ट में रहते हो तो आप दया भाग में आते हो। अदरवाइज आप कहीं और पैदा हुए हो और कहीं रहते हो तो आप मित्राक्ष में कहलाओगे। दया भाग संप्रदाय में आप तभी कहलाओगे जब आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हो या असम में रह रहे हो। अगर वहां पे रहते हो, वहां पे पैदा हुआ हो, तो वहां की हिंदू एचयूएफ फैमिली में पैदा हुए हो तो आप कहलाओगे दया भाग संप्रदाय, और अगर उसके अलावा कहीं और पैदा हुए हैं तो आप मित्राक्ष कहलाओगे। हिंदू एजवाइड फैमिली में एक चीज याद रखना है कि इसमें दो बंदों को अलग रखा गया है। इसमें मुस्लिम नहीं आते, जैनिज भी इसमें आते हैं, हिंदूज भी आते हैं, ठीक है ना, सब आते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फार्म। फार्म का मतलब क्या होता है? मतलब पार्टनरशिप फार्म। किसको हम पार्टनरशिप फार्म बोलेंगे? मतलब कब मैं ये बोलूंगा कि ये पार्टनरशिप फार्म है, ये कंपनी है, ये एसोसिएशन पर्सन है, कैसे पता चलेगा? कुछ डिफरेंस तो पता होना चाहिए। अगर आपके पास आपने कोई पार्टनरशिप कर रखी है और उसमें आपने पार्टनरशिप डीड बनवा रखी है, और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अगर आपने उसे रिटर्न फॉर्म में डीड बना रखी है और उसमें पार्टनरशिप के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है कि इतना इतना रेशियो होगा, तभी वो पार्टनरशिप फार्म कहलाएगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप फार्म कहलाएगी नहीं। तो पार्टनरशिप फार्म के बारे में भी पता चल गया कि पार्टनरशिप फार्म किसे बोलते हैं। जब आप दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और वो आपस में मिलकर काम करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं और उसमें पार्टनरशिप डील को बनाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंटली, और उसमें लिखते हैं कितना कितना प्रॉफिट हम शेयर करेंगे। समझ में आ गया इतना? बीओआई और एचओआई क्या, एओपी क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है। जैसे मान लीजिए अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में हमने क्या करा, एक्स और वाई ने एक्स और वाई मिले, उन्होंने कहा है, अब एक्स मान लीजिए कहीं और जॉब करता था, वाई कहीं और जॉब करता है, उन दोनों ने कहा एक काम करते हैं यार, अपना बम पटाखों की कुछ स्टॉल लगाते हैं, कुछ सामान बेचेंगे अपना, फिर जब सामान बिक जाएगा तो जितना इतना पैसा लगाएंगे उसके हिसाब से पैसा बांट लेंगे। तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और दोनों ही अपने आप में इंडिविजुअल है, ठीक है ना। तो दो या दो से ज्यादा लोग जब इंडिविजुअल होते हैं, उनकी कोई फार्म नहीं है, वो आपस में मिलते हैं और कुछ काम करते हैं, फिर अपना आप अलग हो जाते हैं शेयर करके, तो वो कहलाता है बीओआई। बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स की बॉडी, मतलब अलग अलग लोग एक कोलैबोरेशन कर लेते हैं और उसमें काम करते हैं, ठीक है। एओपी क्या होता है? एओपी बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एक्स वाई कंपनी है, वाई लिमिटेड है, और मिस्टर एक्स है, एक बंदा मिस्टर एक्स है और वाई कंपनी है। अब ये दोनों मिलके बने, तो इसमें एक तो इंडिविजुअल हो गया और एक कंपनी हो गई, या फार्म हो गई, या किसी का एसोसिएशन कुछ भी हो गया। तब ये मिलेंगे और इन्होंने भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। मकसद इनका भी ऐसी है कि भाई थोड़े दिनों तक काम करेंगे इस पर्पस में, फिर अपना रेशियो बढ़ लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, सब इंडिविजुअल नहीं है, इसमें एक भी बंदा अगर कोई भी कंपनी, फार्म या कोई ऐसा हो गया तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ना कहला करके फिर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाते हैं, जहां पर डिफरेंट कंपनीज आपस में मिलती हैं, इसी पर्पस के लिए ओरल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर उसे काम करती हैं। तो वो जो उसके ऊपर जो प्रॉफिट, उसके ऊपर जो वो कमाएंगे, उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। एओपी और बीओआई ये कहलाते हैं। समझ में आ गया एओपी बीओआई? यस सर। सभी को समझ में आ गया है? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट हमने बोले बड़ा, तो नेक्स्ट हमारा आया क्लासेस ऑफ कंपनीज। बेसिकली कंपनी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की।
डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी? बड़ा सिंपल है, डोमेस्टिक कंपनी जो इंडियन कंपनी है, जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो रखी है वो इंडियन कंपनी होगी। कंपनी विच मेड एग्रीमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विदाउट इंडिया आउट ऑफ द इंडियन चार्जेबल टू टैक्स इंडिया। मतलब क्या है, जो डिविडेंड पे कर रही है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आखिर किस कंपनी की बात कर रहे हैं। सिंपल अभी बात करो, समझ लो, जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो रखी है वो कंपनी कौन किससे कहलाएंगी? डोमेस्टिक कंपनी कहलाएंगी। फॉरेन कंपनी कौन सी हो गई? जो कंपनी विच कंपनी इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, जो बाहर रजिस्टर्ड हो रखी है, वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी होगी। क्लियर है? यस सर। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर बेसिकली होता क्या है? प्रीवियस ईयर होता है जो लास्ट जिस साल आपने पैसा कमाया है वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जिस साल आप उसकी जो इनकम आपने कमाई है उसकी कैलकुलेशन निकाल रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, उससे जस्ट पहले वाला ईयर जो होगा आपका प्रीवियस ईयर होगा। ये सेक्शन 3 की डेफिनेशन आपको बताती है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर के जस्ट नेक्स्ट वाला है। जैसे इन्होंने बता भी रखा है कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी बात करता हूं तो आज का जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है? 2021 और 21 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। जिस साल हम बैंक इनकम कमाएंगे अप्रैल से वो स्टार्ट हो चुका है। और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21 to 22 हमारा इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना? यस सर। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, A is running a business from 1993 onwards. Determine the previous year from the assessment year 2020-21। अगर असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? जस्ट उसके पहले वाला 1920। तो ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमारा क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द चार्टर्ड अकाउंटेंट सेट अप द प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई 2019 में स्टार्ट किया। डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? हाँ देखो, अब असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर 12 महीने से छोटा हो सकता है। प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने से छोटा हो सकता है। देखो अभी तो 12 महीने का था, लेकिन क्योंकि हमारा साल के बीच में ही साल स्टार्ट हुआ है तो प्रीवियस हमारा क्या कहलाएगा? 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का। अगर असेसमेंट ईयर हमारा 2020-21 है तो उसका प्रीवियस ईयर 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। समझ में आ गया यहाँ पर? नहीं, पीरियड के लिए इनकम टैक्स देगा वो। हाँ, इसी पीरियड के लिए वो टैक्स देगा। ठीक है, जुलाई से लेकर के मार्च तक का। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, कुछ इनकम हमारी जो होती है प्रीवियस ईयर में अनडिस्क्लोज सोर्स से होती है। अनडिस्क्लोज मतलब ये बताया गया कानून में कि आपको हर इनकम के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप किसी इनकम के बारे में डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो हम उसे बोलेंगे अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, और उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स लगा लेंगे। तो वो कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपने की बुक में मैंने फाइंड आउट कर लिया ये इनकम है, लेकिन वो आप बता नहीं पा रहे ये पैसा कहाँ से आया, तो वो कैश क्रेडिट हो गया, मुझे पता चल पा रहा है, तो वो मैं इनकम टैक्स में लगा दूंगा। अनएक्सप्लेन्ड इनकम, मान लीजिए हमारी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और मैं बता नहीं सका रहा कि वो पैसा मेरे पास कहाँ से आया था, तो वो इनकम भी मुझे अनएक्सप्लेन हो जाएगी। अनएक्सप्लेन मनी, कोई पैसा एकदम से सर्च, कोई भी कहीं पे भी छापा पड़ा और जहाँ पे पैसा पाया गया और बता नहीं पा रहे हम लोग। इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, जो आपने पूरी इन्वेस्टमेंट है पूरी नहीं दिखाई, आपने इन्वेस्टमेंट को कुछ छोटी अमाउंट से दिखा दिया, तो कुछ अमाउंट जो नहीं दिखाई है वो अनडिस्क्लोज हो गई, तो उसके बारे में डिफाइन करेंगे। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने कोई खर्चे करे, आपने कार खरीद ली, आपने कोई ज्वेलरी खरीद ली, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ से लाए पैसा, नहीं बता पा रहे हो, तो वो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो गए। एंड अमाउंट बोरोड रिपेड ऑन हुंडी, हुंडी के थ्रू आपने कोई अमाउंट बोरो की, उसके आप पेमेंट करी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मानी जा रही है, आप नहीं बता पा रहे हो, तो वो भी आपका अनडिस्क्लोज कहलाई जाएगी। उसके ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रेट होता है, वो आपको बताया जाएगा कि आपको कितना लगना है। समझ में आया इतना? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ मुझे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे।